Okay, so today we are going to study chapter 2 of public speaking, that is stage fright. Now, strategies to overcome stage fright. Now, there are different strategies, and every strategy is different. It works differently for different people, different individuals. So let's see, we have to decide for ourselves कि हमारे लिए कौन सी work करेगी, right? So you have spent good time analyzing your posture and that the content matches with the purpose, right? सबसे पहले you have to analyze your purpose. पर्पस मीन्स कि आप क्या चीज़ डिलीवर करने जा रहे हो और आपका कंटेंट उससे कितना सिमिलर है. इफ़ यू आर, अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक एंड यू आर टोटली गोइंग टू डिलीवर अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि उससे रिलेट नहीं करी, तो वहीं पे प्रॉब्लम है. देखिए, एंजाइटी इज रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग. आपको लगता है कि आप लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो आप में वो एंजाइटी आ जाती है. बट वो एक इंटरेक्शन की बेसिस पे एंजाइटी होती है. बट बिफोर दैट आपको जो चीज़ डिलीवर करनी है उस पे आपकी कमांड होना इज़ वेरी क्रूशियल. आप क्या चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हो, क्या चीज़ इंटरेक्शन के थ्रू आप बताने जा रहे हो, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए. अगर आपकी उस पे भी ग्रिप नहीं है, कुछ लोग अब हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं. बट उन वो क्या करने जा रहे हैं, इंटरेक्शन के थ्रू वो क्या कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, क्या समझाने जा रहे हैं, उस चीज़ का उनको खुद भी नहीं पता होता. बट स्टिल दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और उसकी वजह से एट द एंड वो जो रिजल्ट्स आते हैं, आउटपुट इज़ वेरी बैड, राइट? जब आप जितने भी कॉन्फिडेंस हो, जब बॉडी पोस्चर एवरीथिंग इज परफेक्ट एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, बट द पर्पस, द एम बिहाइंड दैट इंटरेक्शन अगर वही फुलफिल नहीं हो रहा, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप डिलीवर क्या करने जा रहे हो, आप इंटरेक्शन करने क्यों जा रहे हो. तो आपके पास वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? So this is the very first step before moving towards any type of interaction. So second one is you have in-depth analysis of your audience, diversity and demography. Audience analysis is very important कि either आपकी interaction किन लोगों से होने जा रही है, ठीक है? Either they are your class fellows, either they are seniors, either they are your employees in any organization, uh, either they are like their bosses in any organization. So what is your audience? तो आपने हमेशा जो अपने नोट्स हैं, ये जो अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है किसी को भी, वो बेसिकली आपके ऑडियंस एनालिसिस के बाद सेलेक्ट होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो दैट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि सब जो पैनल बैठा होगा वो सब सीनियर्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे. तो उसके मुताबिक आपने जो भी इंफॉर्मेशन है, या जो भी आप चीज़ डिलीवर करने जा रहे हो, वो उनके लेवल के अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को रेडी करना है, राइट? अगर आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो ऑडियंस है, वो आपके ही दोस्त हैं, आपकी क्लासमेट्स हैं, तो उनके पास भी उतना ही नॉलेज है जितना आपके पास. सो आपको उतना ही करने की ज़रूरत है जितना उस टाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ ऑब्वियस हो जाएगी कि जितना आप बता रहे हो उनके लिए वो नया होगा, उनको पहले उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा. So that is why audience analysis is the second step and is the most important. अगर आप अपने ऑडियंस को ही समझ नहीं रहे, टारगेट पॉपुलेशन का ही नहीं पता, तो आप किस तरह से इंफॉर्मेशन डिलीवर करोगे? अगर आपका कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ठीक है? इफ यू आर डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन with respect to the slot, that is your audience, with respect to that audience जो कि आपकी एज की है, और आप उनको डिलीवर कर रहे हो नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके, रिसर्चेस के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, एक्सपीरियंस लोगों की स्टडीज़, तो वो उनको भी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत हाई लेवल की इंफॉर्मेशन होगी जो उनको नहीं समझ आएगी, वो ग्रास्प नहीं कर पाएंगी. जिस तरह हम आपके जितने भी टीचर्स हैं, वो आपके लेवल पे आपको चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सिंपलर वेज में समझाने की कोशिश करते हैं. अगर वो अपने लेवल के मुताबिक आपको समझाएं, तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ नहीं आए, ठीक है? तो दैट ऑडियंस एनालिसिस इज़ वेरी क्रूशल. देन रिहर्स एंड रिहर्स. अगर आपको पता है कि आप सिम्टम्स फेस करते हो, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम फेस करते हो, तो आपको बार-बार रिहर्सल एंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वही आपका कोपिंग मैकेनिज़्म है.
Do not discriminate in delivering your speech in front of neighbors, family, friends, instructors, colleagues, and or all those who give you consent. Make your notes and flashcards to avoid situations out of control. These will help continuity. सो समटाइम इफ यू फील कि आप कहीं पे भूल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो जस्ट प्रिपेयर फ्लैश कार्ड्स फॉर यू। आपके पास कुछ नोट्स रखे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको गलत बताने से या रुक जाने से, स्टटरिंग स्टार्ट करने से बहुत बहुत बेहतर है कि आपके पास एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, आपके पास नोट्स हों, फ्लैश कार्ड्स हों। आपके लिए जो चीज़ आसानी रहती है ड्यूरिंग इंटरेक्शन, आप उस तरह की कोई भी रिसोर्स अपने आप के साथ रखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरेक्शन। Know the venue of your speech wherever possible. If you know that where you are going to interact with your audience, बहुत बेहतर ये है कि आप इनिशियली जाकर वहाँ पे 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें। समटाइम्स अगर आप उस पोज़ीशन पे जाके, उस लोकेशन पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका वो जो लोकेशन फ़ोबिया होता है, उस जगह से रिलेटेड, वो आपका ख़त्म हो जाता है। आप उसमें प्रिडिक्ट करते हो कि फाइन, आई एम गोइंग टू डिलीवर लाइक दिस, आई एम गोइंग टू इंटरैक्ट इन दिस वे, राइट? सो आपकी रिहर्सल एट द सेम प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, so obviously you have to practice in front of the mirror. But again, if you get an opportunity कि आप उस जगह पे जाकर पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो, then go for it, right? So dress befitting with occasion, but it must be comfortable to avoid any minor distraction. So basically आपका आपका ड्रेस, the first thing is that your dress should be formal, but you should wear a dress that should be equally comfortable for you at the time of interaction. If you are thinking, if you have racing thoughts regarding your dress, that it is uncomfortable and it is like it is feeling like really awkward on you, and the audience are staring at you very badly, सो आपका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा इंटरेक्शन में। आप प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाएंगे अगर आपका ध्यान ही अपने कपड़ों की तरफ हुआ, ठीक है। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू wear an appropriate, a formal and a decent dress at the time of interaction. It will actually give you confidence at the time of interaction, right? अगर आप बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज़ पहन के जा रहे हो, तो आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। सो प्री स्पीच स्ट्रैटेजीज, अब हम प्री स्पीच स्ट्रैटेजीज मीन अभी आपने इंटरेक्शन नहीं किया, उससे पहले की स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? दैट मस्ट बी अपने आप को रिलैक्सेशन थेरेपी दें, डीप ब्रीथिंग करें, लंबी गहरी सांसें लें, रिलैक्स पोस्चर में आप लोग अपने आप को लेकर आएँ, ठीक है? अगर आपको आपको लगता है कि म्यूज़िक सुनने से आपकी सिचुएशन बेटर होती है, गो फॉर इट। अगर फ्रेंड से बात करके, कम्युनिकेशन करके, अगर जो भी स्ट्रैटेजी जिस इंडिविजुअल के लिए परफेक्ट है, गो फॉर दैट, राइट? एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें। हाँ, पानी पिएँ, लाज़मी पानी पिएँ, पानी से बहुत फ़र्क पड़ता है। नॉट सॉफ्ट ड्रिंक्स बट प्लेन वाटर, बिकॉज़ सॉफ्ट ड्रिंक एक्ट्स एज़ अ सोर्स ऑफ एंग्ज़ायटी, राइट? यहाँ से भी आपको एंग्ज़ायटी मिलती है, क्योंकि आपकी एंग्ज़ायटी और आपके हार्मोन्स को काफ़ी हाई करता है। So repeat selected chunks of your speech again and again if you are thinking that कहीं पे आपको आपको लग रहा है कि आप अटकोगे, so do practice that again and again. So relax muscles, to relax your muscle, you should go for deep breathing exercise. You should go for 16 progressive muscle relaxation therapy. You can do yourself, no आपको किसी therapist की जरूरत नहीं है, you can do it yourself. Visualize, make a mental picture of how skillfully you have, okay, so it is basically a picture that you have created in your mind that you can perform very well and you can impress your audience as well. एक imagination में अगर आप positivity लेकर आएँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा improvement आती है, right? So remind yourself that you are performing marvelous by sharing information that most of the audience do not know. सबसे पहले तो ये कंसिडर करें, ओके, आई एम गोइंग टू टेल देम दोज इंफॉर्मेशन, दोज न्यू इंफॉर्मेशन जो कि उनको नहीं पता, ऑडियंस आर अनफेमिलियर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सो जब आपको ये चीज़ पता होगी कि उनको कुछ नहीं पता, यू गेट मोर कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम, राइट? जब आपको पता होगा कि वो तो सब कुछ पहले ही पता है, उन्होंने मुझसे हज़ार क्वेश्चन करने हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचेंगे तो आपके लिए इंटरेक्शन विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो आप ये सोच कर जाएं कि आपने उस चीज़ को, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग कि
आप उस चीज़ को डीपली स्टडी करें बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट। तो जितना डीपली आपने स्टडी किया होगा उतना नॉर्मल आपके ऑडियंस ने तो नहीं किया होगा। इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। सो जितनी नॉलेज आपके पास होगी, कम्युनिकेट टू योर ब्रेन दिस थिंग दैट जितना आपको पता है उतना किसी को भी नहीं पता। इट विल definitely motivate you, it will bring motivation, intrinsic motivation in you, right? So these were the strategies that we can use prior to interaction. Then while delivering speech strategies. So there are different strategies one can use while delivering. If you are feeling anxiety or anxiousness, so at the time of delivery, you can use these strategies to balance your physical and psychological noise. So make eye contact. There are different situations where people try to maintain eye contact because they want to reduce their anxiety, right? अब होता ये कि कुछ लोग तो आई कांटेक्ट करते ही नहीं है क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप आई कांटेक्ट मैक्सिमम मेंटेन करें। उससे होगा क्या, इनिशियली आपको डर लगेगा लेकिन विद टाइम आप कंफर्टेबल होने लग जाओगे। तो जितना जल्दी आप अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी एंजाइटी ख़त्म होगी, राइट? So identify friendly faces. So the second point is आप अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स आप उनको पहले ही बता दें कि ओके फाइन, आई एम गोइंग टू लुक एट यू थ्रू आउट माई प्रेजेंटेशन, थ्रू आउट द इंटरेक्शन, बिकॉज इट विल मेक यू कंफर्टेबल। अगर आप नई शक्लें देखेंगे, नए लोगों को देखते जाएंगे, आपको हो सकता है डिमोटिवेशन हो जाए। आप अपने दोस्त को देखें, आप अपने एक फ्रेंड सर्कल में जिसको आपको लगता है जो आपको मोटिवेट करता है, जिसको देखने से आप मोटिवेटेड होते हो, आप उनको देखें, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन रखें, राइट? सो इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। कीप ब्रीथिंग डीपली, ऑब्वियसली डीप ब्रीथिंग थ्रू आउट योर इंटरेक्शन विल बी वेरी इफेक्टिव। What else? Audience do not have copy of your content. So जितना आपको पता है, consider this thing कि जितना आपको पता है उतना किसी को भी नहीं पता। इससे क्या होगा, आप मज़ीद कॉन्फिडेंट होंगे। सो और ऑब्वियसली ऑडियंस डज नॉट नो कि आप क्या बता रहे हो, आप क्या बताने जा रहे हो। सो एग्जैक्टली अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी थी जो आप स्किप कर चुके हो, तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। आप आगे जाएँ, ठीक है? आपको जब वो याद आ गया तो आप बता दीजिए, लेकिन उस एक पॉइंट की वजह से आप वहाँ अटक मत जाएँ। अपनी कन्वर्सेशन को कंप्लीट करें, जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर्ली डिलीवर करें। People fiddle when nervous. Carry with your small stress ball, eraser, paper clips. Okay, fine. So अगर आपको लगता है कि it is really difficult actually to control your physical symptoms, लोग उसको देख लेंगे, तो just try to carry a small ball in your hand or a paper clip. उससे ये होगा कि आप उसे ज़ोर से प्रेस करेंगे। दिस इज़ अ गुड कोपिंग स्ट्रैटेजी। आप उस पे एंजाइटी जितनी ज़्यादा होगी आप उसको उतने ज़ोर से प्रेस करें, इट विल काम यू, ठीक है? आपको रिलैक्स कर, आपकी एंजाइटी, आपने जितना ज़ोर से उसको प्रेस किया आपकी एंजाइटी वहाँ पे जाएगी। आपकी बॉडी का फोकस टुवर्ड्स प्रेसिंग दोज बॉल्स, जो आपके हैंड में बॉल्स होंगे या पेपर क्लिप्स होंगे उसकी तरफ जाएगा। सो आप प्रॉपरली डिलीवर कर सकोगे, राइट? सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देयर आर डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच यू कैन इम्प्रूव द इंटरेक्शन एंड स्टेज फ्राइट, राइट? सो अब हमने शुरू में डिस्कस किया है, लाइक this is a common symptom, physical and psychological noise. These are very common symptoms, and 75% of the population in the world, they are facing these symptoms. So इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, these are quite normal। और आप इस पे सिर्फ वर्क करके अपनी कोपिंग मैकेनिज्म्स बिल्ड करके प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। Chris Marshall, candidate for position of Senate, paper pin to avoid anxiety. So आप देखें ये सिर्फ ये नॉर्मल लोगों के साथ नहीं है, ये स्पेशल लोगों के साथ भी, ये एक्टर्स के साथ भी है, ये डिफरेंट बल्कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जांपल्स के तौर पर सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको एंजाइटी अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स आते थे, राइट? सो बट कोपिंग मैकेनिज्म सीखने के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हुई, वो ऑडियंस को फेस कर सकते हैं, अभी वो टीवी में काम कर रहे हैं इवन, राइट? सो ऐसी दिस इज़ नॉट द ओनली एग्जाम्पल वी हैव, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि किस तरह से कोपिंग मैकेनिज्म और प्रैक्टिस के थ्रू आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हो। ओके, योर बॉडी posture should be in a rectangular form. It means आपके जो
लेग्स हैं एक तो इसमें डिस्टेंस हो, और जो आपके शोल्डर्स हैं वो आपने ब्रॉडर रखने हैं, ठीक है। उसकी विड्थ प्रॉपर शोल्डर विड्थ अपार्ट, कीप 1 फुट, ओके। आपने दोनों अपने जो फुट है उनको गैप से रखना है और एक फुट को थोड़ा आगे रखना है, जस्ट एज कि आप वॉक करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। उससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। इफ़ यू थिंक दैट आपकी टांगे कांप रही हैं, योर लेग्स आर ट्रम्बलिंग, तो आप रोस्टम का यूज़ कर सकते हो, आप उस पे खड़े होकर लेक्चर दे सकते हो। या एक और अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप क्लास में राउंड्स लगाना स्टार्ट कर दें, आप इंटरैक्ट भी करें ऑडियंस के साथ, आप टू वे कम्युनिकेशन भी करें, और आप एक जगह खड़े होकर लेक्चर डिलीवर करना इज़ नॉट क्रूशल, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आपके लिए जो चीज़ कंफर्टेबल है, जिसमें आपको ईजी लगता है, जस्ट फॉलो दो स्ट्रैटेजीज and mechanisms, and just practice over those coping mechanism. With practice you can do wonders, and without practice आप जितना भी दिमाग में सोचोगे वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी. So practice is the key to get success and to get control over your uh, frightened situation when you are interacting with the audience, right?